वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ मिड टर्म प्रिपरेशन। ये मिड टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है, कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है। और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 211 के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए, और वो भी न्यू सिलेबस के मुताबिक। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन से जो इम्पॉर्टेंट है वो देखते हैं। सो बिज़नेस डेफिनेशन की बात करें, ये पूरा जो सब्जेक्ट है, ये कोर्स है, इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस है, तो इसमें बिज़नेस की डेफिनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बिज़नेस इन्वॉल्व्स प्रोड्यूसिंग, बाइंग और सेलिंग गुड्स एंड सर्विस विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अब बिज़नेस में क्या होता है कि प्रोड्यूस किया जाता है, चीज़ों को बनाया जाता है, चीज़ों को बाई किया जाता है, ख़रीदा जाता है और बेचा भी जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो की जाती हैं इसके अंदर, यानी कि चीज़ों को बनाया गया, उनको ख़रीदा गया या बेचा गया, और सर्विसेज को भी प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसका एम क्या होता है कि प्रॉफिट अर्न करना। जब भी बिज़नेस की हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि प्रॉफिट अर्न करना जो है वो एम होता है, जो प्राइमरी एम होता है। बाकी और भी एम होते हैं, लेकिन जो प्राइमरी एम होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है नॉर्मली जब हम बिज़नेस की बात करते हैं। सो नेचर ऑफ बिज़नेस की बात करें, इसके नेचर के अंदर अगर हम देखें तो तीन जो है वो की एस्पेक्ट्स जो है वो आ जाते हैं। इसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी आता है, क्योंकि इसका फोकस होता है जनरेट करना प्रॉफिट। सोशल एक्टिविटी भी आता है, क्योंकि ये फुलफ़िल करती है सोसाइटी की जो नीड होती है गुड्स और सर्विस को प्रोवाइड करते हुए। इसके अलावा रिस्क बेयरिंग भी होती है, क्योंकि रिस्क का सामना करना पड़ता है, बिजनेसेस फेस करते हैं अनसर्टेनिटीज़, गैर यकीनी सूरत हाल, क्योंकि मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन भी आती है और लॉस के भी चांस होते हैं। स्कोप ऑफ बिज़नेस की बात करें, ये ब्रॉड है। इसके अंदर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो शामिल होती है चीज़ों की, जैसे कि गाड़ी का बनना जो है वो फैक्ट्री वगैरह के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर ट्रेडिंग भी शामिल होती है। अब जब हम बिज़नेस की बात करते हैं तो बिज़नेस हम देखते हैं कि वहाँ पर एक तरफ प्रोडक्शन भी चल रही है, चीज़ें बन रही हैं, ट्रेडिंग हो रही है, यानी कि ख़रीदो फरोख्त हो रही होती है चीज़ों की, जैसे कि ग्रॉसरी वगैरह है या और भी चीज़ें हैं। और इसके अलावा सर्विसेज भी हम देखते हैं प्रोवाइड की जा रही होती हैं, जैसे कि सलून्स वगैरह की, किसी बार्बर शॉप में आप जाते हैं तो ये सब क्या है, ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। इसके अलावा बैंक्स वगैरह ये भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो तीन मेन चीज़ें जो है वो शामिल होती हैं इसके अंदर, जो बिज़नेस का स्कोप होता है। इसमें प्रोडक्शन हो गई, चीज़ें बनना, और इसके अलावा ट्रेडिंग हो गई, ख़रीदो फरोख्त, और इसके अलावा जो है वो सर्विसेज होती हैं। सर्विसेज जो है वो इंटेंजिबल होती है, ऐसी चीज़ होती है इसके अंदर जो फिजिकली तौर पे दिखाई नहीं देती है, ऐसी चीज़ ऑफर की जा रही होती है। तो इसके अंदर जो है वो ये कवर कर रहा होता है गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग और सर्विस डिलीवरी वगैरह जो की जाती है प्रोडक्ट्स की, वो भी सर्विसेज वगैरह में आ जाती है। कंपोनेंट्स ऑफ बिज़नेस की हम बात करें तो कंपोनेंट के अंदर जो है वो शामिल है गुड्स और सर्विस जिनको ऑफ़र किया जाता है कस्टमर्स को, और कस्टमर ख़ुद जो है वो परचेज़ करते हैं ऑफरिंग्स को। और प्रॉफिट जो है वो रिवार्ड है किस चीज़ का, रिस्क टेकिंग का भी और ऑर्गेनाइजेशन का भी, यानी कि रिस्क लिया जा रहा है। जो सेलर है वो रिस्क ले रहा है, ऑब्वियसली बात है, तो उसको रिवार्ड मिल रहा है, और साथ में वो ऑर्गेनाइज़ कर रहा है चीज़ों को, और जो कि प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर के कोऑर्डिनेट किया जाए एक्टिविटीज़ को इफ़ेक्टिवली तौर पर। सो एंटरप्रेन्योरशिप, एथिक्स, एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल बिजनेस, अब इनके बारे में इंपॉर्टेंट देखते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो क्या है, ये एक जो है वो प्रोसेस होता है ये स्टार्ट करने का और मैनेज करने का बिजनेस, जबकि कैलकुलेटेड रिस्क होते हैं और इंट्रोड्यूस किए जाते हैं इनोवेटिव आइडियाज़ मार्केट में। रिस्क तो ज़रूर लिया जाता है, लेकिन जो रिस्क होता है वो कैलकुलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बस रिस्क लेना है, पैसे आ गए अब किसी के पास तो ये सोचे कि बस किसी भी तरह स्टार्ट करना है बिजनेस, बल्कि ये होता है कि मार्केट के अंदर रिस्क देखा जाता है कि जो बिज़नेस करने वाले हैं उसमें कितना रिस्क है। तो एक एक चीज़ इसकी बाकायदा कैलकुलेट की जाती है, और फिर इनोवेटिव आइडियाज़ जो है वो लिए होते हैं कि नई से नई जो है वो कोई प्रोडक्ट लाई जाए, एक ऐसी प्रोडक्ट जो इससे पहले कभी ना आई हो, या कुछ ऐसे फीचर्स हों उसके अंदर जो बाकी प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं हो, जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली प्रोडक्ट हो। सो एंटरप्रेन्योर जो वो प्ले करते हैं वाइटल रोल जो है इकोनॉमिक का डेवलपमेंट में, क्रिएट करते हुए न्यू प्रोडक्ट्स भी और सर्विसेज भी। अब जैसे कि हम इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल देखें टेस्ला की, तो उसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस, जिसमें हमें इनोवेशंस और रिस्क टेकिंग हमें दिखाई दिया। अब हम बिज़नेस एथिक्स की हम बात करें तो इससे मुराद प्रिंसिपल जो कि गाइड करते हैं बिजनेसेस को कि वो एक्ट करें मॉरली भी और फेयरली तौर पर भी। और इसके अंदर फिर इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी और फेयरनेस वगैरह आ जाती है।
ताकि वो डील करते वक्त ये तमाम चीज़ें हों कस्टमर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, सोसाइटी के साथ। सो एथिक्स होना चाहिए, अखलाकियात का ख्याल रखा जाए जब बिज़नेस किया जा रहा है। एक तरफ प्रॉफिट तो अर्न किया जाए, लेकिन अखलाकियात का ख्याल करना भी जो है वो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बिज़नेस के लिए कि वो, और उससे फिर होता क्या है कि ट्रस्ट भी बिल्ड होता है, लॉन्ग टर्म सक्सेस होती है। ऐसे बिजनेसेस जो अखलाकियात का ख्याल नहीं रखते तो वो बिज़नेस जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं चल पाते। शॉर्ट टर्म तो हो सकता है प्रॉफिट अर्न कर लें, लेकिन लॉन्ग टर्म वो बिज़नेस नहीं चल पाते और कस्टमर का ट्रस्ट जो है वो लूज़ कर जाते हैं। सो कमिटमेंट टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब अगर हम देखें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉफिट से आगे की चीज़ें, यानी कि अब एक बिज़नेस का काम प्रॉफिट तो अर्न करना है ही। कोई भी बिज़नेस शुरू करता है तो उसका ये मकसद होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करे, लेकिन उससे भी आगे की चीज़ ये है, यानी कि प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ ये भी है कि वो पॉजिटिवली तौर पर कंट्रीब्यूट करे सोसाइटी में भी वो कंट्रीब्यूट करे। अपना प्रॉफिट तो अर्न करे, लेकिन साथ में वो सोसाइटी के लिए भी कंट्रीब्यूट करे। और वो किस तरीके से कर सकते हैं, वो चैरिटी के ज़रिए भी कर सकता है, या फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करे, जैसे दरख्त वगैरह लगा दे, इस तरह की चीज़ें भी वो कर सकता है। और एम्प्लॉई वेलफेयर, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो एम्प्लॉई और काम कर रहे हैं उनकी वेलफेयर, उनके लिए भी ऑब्वियसली बात है, उनको मशीन की तरह ना समझा जाए, बल्कि उनको इंसान ही ट्रीट किया जाए और उनकी भी वेलफेयर का ख्याल रखा जाए। क्योंकि एम्प्लॉयज़ बहुत मुख्तलिफ़ बैकग्राउंड से एम्प्लॉयज़ का ताल्लुक़ होता है, तो उनकी वेलफेयर का भी ख्याल जो है वो रखा जाए। और इसके अलावा ये कि स्कूल वगैरह चलाना या हॉस्पिटल वगैरह, इनको सपोर्ट करना, स्कूल्स को या हॉस्पिटल्स वगैरह को, और कम्युनिटी डेवलपमेंट वगैरह को सपोर्ट करना, ये तमाम चीज़ें जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जो है वो आ जाती हैं। सो फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ओनरशिप, बिज़नेस की जो है मुख्तलिफ जो है वो फॉर्म होती हैं। मुख्तलिफ फॉर्म के अंदर हम बिज़नेस देखते हैं, तो इसमें जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे पहले आ जाती है, और ये सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो बिज़नेस होता है। एक ऐसा बिज़नेस जिसको ऑन करता है एक ही पर्सन, एक ही शख्स इसको ऑन करता है, एक ही शख्स इसका ऑनर होता है, और उसका फुल कंट्रोल होता है। लेकिन फुल कंट्रोल होने के साथ साथ उसकी अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी होती है। अब अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी का मतलब यही होता है कि अगर बिज़नेस के ऊपर डेट ज़्यादा हो जाए तो उसके अपने पर्सनल जो एसेट्स होते हैं वो भी वो भी जो है उसको सेल करना पड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बिज़नेस की वैल्यू 5 लाख है और उसके ऊपर अगर डेट जो है वो आ जाता है 6 लाख का, तो 1 लाख उसको अपने पर्सनल एसेट्स के ज़रिए पे करना होगा। और इसकी एग्जांपल अगर हम लें तो जैसे कि बेकरीज़ वगैरह हैं, तो सिंगल ऑनर अगर चला रहा है किसी बेकरी को, तो वो जो है सोल प्रोप्राइटरशिप का बिज़नेस है। और इस तरह और भी बहुत से बिज़नेस है। इवन के कार्ट भी जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप में आता है। शॉप हो गई, कार्ट हो गई, और किसी ने कोई ठेला वगैरह लगाया हुआ, इस तरह की चीज़ें भी सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर आ जाती हैं। अब पार्टनरशिप की हम बात करते हैं। पार्टनरशिप की सिंपल तो डेफिनेशन यही है कि दो या दो से ज़्यादा लोग जो बिज़नेस चलाते हैं उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। मिनिमम दो, और दो से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। और फिर जब ये लोग बिज़नेस चलाते हैं तो फिर वो शेयर भी करते हैं, प्रॉफिट्स भी आपस में उनके प्रॉफिट शेयर होते हैं। प्रॉफिट जो है वो उनके दरमियान शेयर हो जाता है, जितना भी प्रॉफिट है, और जो रेशियो के हिसाब से जितना भी प्रॉफिट रेशियो उनका बनता है। इसके अलावा रिस्क भी शेयर करते हैं, जहाँ पर एक तरफ प्रॉफिट शेयर हो रहा है तो रिस्क भी, और फिर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपस में वो बांट लेते हैं। और इसकी बहुत कॉमन एग्जाम्पल जो है वो लॉ फर्म्स है। जो भी लॉ फर्म्स होती हैं वो हमें पार्टनरशिप जो है वो दिखाई देती हैं अक्सर। तो और इसी तरह से और भी बहुत से बिज़नेस हो सकते हैं, किसी भी तरह के बहुत से, जिसमें दो लोग आपस में या फिर दो से ज़्यादा लोग जो है वो मिलके कोई भी बिज़नेस चला रहे हैं। किसी भी तरह का कोई एक ऑफ़िस खोला हुआ है उन्होंने, जहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह का बिज़नेस है, जैसे कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन टाइप है, या और मुख्तलिफ़ तरह के कोई होलसेलर वगैरह भी है। अगर दो से ज़्यादा लोग मिलके चला रहे हैं, वो तमाम पार्टनरशिप में आ जाती है। और फिर सबसे बड़ा जो बिज़नेस आता है वो है जॉइंट स्टॉक कंपनीज, जिनको हम कंपनीज़ भी कहते हैं। ये ऐसे बिज़नेस होते हैं जिनको शेयर होल्डर्स चलाते हैं। शेयर होल्डर इनके ऑनर्स होते हैं। एक्चुअली शेयर होल्डर इनके ऑनर होते हैं, जो ऑन करते हैं इसको शेयर होल्डर्स कहलाए जाते हैं। और इनकी तादाद जो है वो, अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उस केस के अंदर इनकी तादाद अनलिमिटेड कही जाती है, यानी कि कितने भी ज़्यादा हो सकते हैं। इनकी तादाद कोई फ़िक्स नहीं होती शेयर होल्डर्स की। और इसको जो मैनेज करते हैं, एक्चुअली जो इनके मैनेज करने वाले जो लोग हैं वो जो है डायरेक्टर्स होते हैं। और इसके अंदर ये फ़ायदा होता है कि लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोटेक्शन होती है। पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी, जो कि आपको बताया गया था कि बिजनेस डेट में अगर आ जाए तो फिर ऐसे सिचुएशन में अपनी पर्सनल एसेट्स भी सेल करना पड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। और अगर ऐसा होता तो फिर कोई शेयर भी नहीं लेता कंपनी के। तो जितना किसी ने शेयर लिया है कंपनी का, 1 लाख का अगर शेयर लिया है, तो उसका मैक्सिमम लॉस जो है वो 1 लाख का ही होगा, इससे ज़्यादा का लॉस नहीं हो सकता।
अगर 1 लाख के किसी ने शेयर लिए हैं तो उसका 1 लाख का ही लॉस होगा, इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। ये चीज़ जो है कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो बाकी बिजनेसेस में नहीं है। और फिर एक पूरा का पूरा कॉर्पोरेट इनके पास स्ट्रक्चर होता है और इसी वजह से इनके पास एम्प्लॉयज़ भी बहुत ज़्यादा बेटर होते हैं, मतलब स्किल्स एम्प्लॉयड एजुकेटेड और स्किल एम्प्लॉयड इनके पास होते हैं एज़ कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। नाउ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड एलएलपी की हम बात करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो नॉन प्रॉफिट होता है। नॉर्मली तौर पे तो बिजनेसेस का मकसद प्रॉफिट अर्न करना होता है, लेकिन ये कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिनका बेसिक मतलब यानी कि फर्म तो अर्न कर सकती है प्रॉफिट, लेकिन जो बनाने वाले होते हैं उन्होंने वो प्रॉफिटेबल इदारा उनका मकसद नहीं होता चलाना, लेकिन उनका मकसद क्या होता है, ये म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए इसको चलाया जाता है। जो मेंबर्स के म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं उनके लिए और कम्युनिटीज़ वगैरह को सपोर्ट करने के लिए इस तरह के बिज़नेस बनाए जाते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स हो गए जो कि हेल्प करते हैं फार्मर्स को कि वो सेल करे क्रॉप्स जो है वो बेटर प्राइसेस के ऊपर। तो इस तरह से जो है वो ये बिज़नेस जो है वो बनाए जाते हैं। इसके अलावा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स भी आज के दौर में देखने में आ रही हैं, कुछ नए तरह की पार्टनरशिप जिसमें क्या हुआ है कि पार्टनरशिप और कंपनी के फीचर्स को कंबाइन कर दिया गया है। यानी कि ऐसी पार्टनरशिप जिसमें लिमिटेड लाइबिलिटी की प्रोटेक्शन जो है वो दी जा रही है, ऐसी पार्टनरशिप भी अब आ चुकी हैं आज के दौर में, और जो कि सूटेबल है प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए। सो नाउ द फंक्शनल एरियाज़ ऑफ अ बिज़नेस। फंक्शनल एरियाज़ और की हम बात करते हैं एक बिज़नेस के। रोल ऑफ ऑपरेशंस की हम बात करते हैं। एक बिज़नेस ऑपरेट होता है बहुत से फंक्शनल एरियाज़ के ज़रिए, और हर कोई जो कि कंट्रीब्यूट करा ओवरऑल सक्सेस में। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइन करता है रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिलेशनशिप ताकि अचीव किया जाए बिज़नेस ऑब्जेक्टिव जो है वो एफिशिएंटली। और जो की ऑपरेशन फंक्शनल एरियाज़ है अगर हम उनकी बात करें तो उसमें ऑपरेशन शामिल होता है, जिसमें फोकस ये होता है कि प्रोडक्शन के ऊपर, और जो सर्विस डिलीवरी होती है। मार्केटिंग की हम बात करें, मार्केटिंग को नॉर्मली लोग सेल्स समझते हैं, लेकिन मार्केटिंग में असल में क्या होता है कि प्रमोट किया जाता है, सेल किया जाता है प्रोडक्ट को, और अवेयरनेस क्रिएट की जाती है और कस्टमर इंगेजमेंट होती है ग्लोबली तौर पे। और असल जो चीज़ है मार्केटिंग का जो कोर है वो ये है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर फोकस होता है, कि कस्टमर सेटिस्फाई हो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद प्रॉफिट, कस्टमर को सेटिस्फाई किया जाए प्रॉफिट हासिल करते हुए। ये जो है मार्केटिंग जो है वो मेन चीज़ जो है मार्केटिंग के अंदर है। इसके अलावा फिर फाइनेंस की हम बात करते हैं, जो फाइनेंस भी एक फंक्शनल एरियाज़ में से है। सो उसमें जो है मैनेज किया जाता है फंड्स को। जब फाइनेंस की हम बात करते हैं तो फंड्स की बात की जाती है और बजट बनाए जाते हैं। इन्वेस्टमेंट भी फाइनेंस से जुड़ी हुई चीज़ है, और ये इसलिए किया जाता है ताकि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ जो है उसको मेंटेन किया जा सके। अब उसके अलावा फिर ह्यूमन रिसोर्स आ जाता है, एचआर जिसको हम कहते हैं। अब इसमें जो वो रिक्रूटमेंट शामिल होती है, इनके अट्रैक्ट किया जाता है लोगों को एक जॉब के लिए, जब कोई एक ऐड वगैरह चलाया जाता है। फिर उसके अलावा उनको सेलेक्ट किया जाता है, उनकी ट्रेनिंग की जाती है जब वो सेलेक्ट हो जाते हैं, और फिर एम्प्लॉय वेलफेयर होती है, और ताकि स्किल्स को डेवलप किया जाए, बिल्ड किया जाए, और वर्क फोर्स को मोटिवेट भी किया जाए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी आ जाती है, इसमें इनोवेशन होता है और प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट होती है। रिसर्च और डेवलपमेंट के ज़रिए इनोवेशन भी किए जाते हैं, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट की जाती है, ताकि बिज़नेस जो है वो कॉम्पिटिटिव रहे मार्केट के अंदर। अब एक बिज़नेस ट्रेडिशनल तरीके से चलता आ रहा है या फिर पहले जिस तरीके से चलता आ रहा है, अगर उसी तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है कि बिज़नेस या तो ख़त्म हो जाएगा, या फिर अगर सर्वाइव करता भी है मार्केट में तो फिर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो वैसी नहीं रहेगी जैसी होती थी। सो ऑपरेशंस मैनेजमेंट। अब अगर हम ऑपरेशंस मैनेजमेंट की बात करें, सो ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर जो है वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सुपरवाइजिंग और जो है आ जाती है किसकी, प्रोडक्शन की, जो है वो गुड्स और सर्विसेज की, ताकि एफिशिएंसी हो और क्वालिटी हो। एफिशिएंसी से मुराद क्या होता है कि इनपुट से आउटपुट हासिल करना, कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट हासिल होगा तो हमें एफिशिएंसी जो है वो मिलेगी। और इसके जो की एरियाज़ हैं अगर हम उनको देखें तो उसके अंदर जो है वो प्रोडक्शन आ जाता है, प्रोडक्शन प्लानिंग होती है। और प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर हम देखें तो प्रोडक्शन प्लानिंग में देखा जाता है कि वाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए और कितना जो प्रोड्यूस किया जाए, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस किया जाए। उसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल आता है, जिसमें इस बात को इंश्योर किया जाता है कि इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स को पूरा किया जाए। कंट्रोल हो तो इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स को पूरा किया जाएगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट की हम बात करें तो ओवरसी किया जाता है रॉ मटेरियल्स और जो फिनिश गुड्स होते हैं। इसके अलावा सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सो
सप्लाई चेन मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन। सो कोऑर्डिनेट किया जाता है सप्लायर्स को, प्रोडक्शन को, और जो डिलीवरी प्रोसेस होती है उसको। अब बेनिफिट्स की हम बात करें, बेनिफिट्स जो है इफ़ेक्टिव सॉरी ऑपरेशंस मैनेजमेंट के। सो जो इफ़ेक्टिव ऑपरेशन मैनेजमेंट है उसके ज़रिए क्या होता है कि अच्छी तरीके से अगर किया जाएगा इसको तो उससे कॉस्ट में भी कमी आएगी, कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन हम देखेंगे उस बेहतर होगी, कॉम्पिटिटिवनेस में इजाफा होगा। अगर इसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की हम बात करें, रियल वर्ल्ड एग्जांपल की, प्रैक्टिकल एग्जांपल की हम बात करें, सो अमेज़ोन जो है वहाँ पर जो है वो एम्प्लॉय किया जाता है एडवांस ऑपरेशन मैनेजमेंट टेक्निक, ताकि मेंटेन किया जाए स्टॉक की अवेलेबिलिटी को, प्रोसेस किया जाए ऑर्डर्स को क्विकली, और इंश्योर किया जाए कि डिलीवरी जो है वो टाइम पर हो, ताकि प्रोवाइड किया जाए सीमलेस कस्टमर एक्सपीरियंस। सो मार्केटिंग अ बिजनेस। अब मार्केटिंग के बारे में थोड़ी और बात करते हैं। पीछे आपको बेसिक उसके बारे में बताया गया कि मार्केटिंग असल में है क्या। तो अब आपको कुछ हद तक ये तो अंदाज़ा हुआ होगा कि मार्केटिंग सेल का नाम नहीं है। मार्केटिंग जो है एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ आती हैं। सेल उसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट हम कह सकते हैं। मार्केटिंग क्या है? आइडेंटिफाई कस्टमर नीड्स एंड क्रिएट प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई दोज नीड्स प्रॉफिटेबली। अब वही बात आ रही है जो पीछे आपको बताई गई थी कि मार्केटिंग में असल में क्या है कि कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई किया जाता है। मार्केटिंग तब से ही शुरू हो जाती है कि जब कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना है हमने। ये तब शुरू नहीं होती कि जब हमने बेचना है, बल्कि तब से शुरू होती है जब हमने कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना है कि कस्टमर की नीड्स क्या क्या हैं, और फिर उन नीड्स के मुताबिक ही प्रोडक्ट्स को सेल किया जाए, सॉरी प्रोडक्ट को क्रिएट किया जाए, ताकि उन नीड्स को पूरा किया जाए, वो भी प्रॉफिट के साथ। अब नॉर्मली सेल्स के अंदर क्या होता है कि एक प्रोडक्ट बन चुकी है और उसको किसी को भी बेचना है, एक ऐसा कस्टमर ढूंढना है जो उसको ख़रीद ले किसी भी तरीके से। नॉर्मली तौर पर सेल का कॉन्सेप्ट ये है। जबकि मार्केटिंग में क्या है कि कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कस्टमर की नीड क्या है, और फिर उस नीड के मुताबिक ही प्रोडक्ट बनेगी और फिर वो सेल होगी। तो ये बहुत बड़ा जो है वो एक डिफरेंस है मार्केटिंग और सेल्स के दरमियान। अब मार्केटिंग इन्वायरमेंट की हम बात करें तो इंटरनल फैक्टर्स भी आ जाते हैं इसके अंदर, जिसमें कंपनी के अपने रिसोर्सेज हैं, कंपनी के पास जो भी रिसोर्सेज हो गए, जैसे कि उसके एम्प्लॉयज़ वगैरह हो गए या और भी रिसोर्सेज हो गए। इसके अलावा जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो बाहर हैं, जैसे कि कॉम्पिटिटर्स हो गए या रेगुलेशंस वगैरह जो भी हैं, लीगल रेगुलेशन वगैरह जो भी लॉ वगैरह हैं, या गवर्नमेंट की जो भी रेगुलेशन वगैरह हैं। अब मार्केट रिसर्च भी इसमें आ जाती है मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि मार्केट रिसर्च के ज़रिए कलेक्ट किया जाता है डेटा कस्टमर की प्रेफरेंस का और कॉम्पिटिटर्स का भी। कस्टमर किन चीज़ों को प्रेफर कर रहा है, कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, ताकि इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग की जा सके। ऐसे डिसीजन मेकिंग जो इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग हो, इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर हो। और इसके अंदर फिर मार्केटिंग मिक्स और स्ट्रेटजीज आ जाती है। अब मार्केटिंग मिक्स के अंदर क्या है कि नॉर्मली 4 पीस शामिल हैं। 7 पीस भी आते हैं एडवांस लेवल पे। आप पढ़ेंगे कुछ सब्जेक्ट्स में, वहाँ पे भी आएंगे। लेकिन जो 4 पीस हैं ये बेसिक होते हैं, जिसमें प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। आप कोई भी प्रोडक्ट है वो, उसकी फिर प्राइस सेट होगी, फिर प्लेस होगी, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा यानी कस्टमर तक पहुंचेगी, और प्रमोशन भी हो गया। प्रमोशन में एडवर्टाइजमेंट वगैरह आ जाती है। तो ये 4 पीस के लाए जाते हैं, ये फॉर्म करते हैं फाउंडेशन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ की। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ की जो फाउंडेशन है, बुनियाद है, वो ये फॉर्म करते हैं। फाइनेंसिंग का एक बिज़नेस, अब किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए फ़ंड्स की ज़रूरत होती है। तो अब अगर हम फंड्स की फाइनेंसिंग की बात करें, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस की बात करते हैं, बिज़नेस फाइनेंस आता है इक्विटी फाइनेंस के, इक्विटी इन्वेस्टमेंट के ज़रिए। ऑनर अपनी खुद पैसा लगाता है जो भी उसको उसके पास होता है, इक्विटी हम कहते हैं उसको। और अकाउंटिंग के अंदर जो है वो जो बैलेंस शीट बनती है उसमें आप देखते हैं कि एसिड हमेशा बराबर होता है लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। तो ऑनर्स इक्विटी के अंदर जो ऑनर ने इन्वेस्ट किया होता है वो चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा बैंक लोन से भी पैसा आता है, जो बैंक से भी लोन लिया जा सकता है। बैंक भी लोन प्रोवाइड करता है बिज़नेस की उसको देखते हुए कि बिज़नेस की फिजिबिलिटी वगैरह क्या है। और इंटरनल रिटेन प्रॉफिट भी होता है, ये भी जो है उसके अंदर शो किया जाता है अकाउंट्स वगैरह के अंदर। तो ये इंटरनल जो अपना प्रॉफिट है वो उस प्रॉफिट को दोबारा से इस्तेमाल करके ग्रोथ और किया जाता है और ऑपरेशंस वगैरह रन किए जाते हैं, ये भी होता है। इसके अलावा और भी जगहों से फाइनेंस हासिल किया जा सकता है, फैमिली एंड फ्रेंड्स से भी हासिल किया जा सकता है। और इन्वेस्टर्स भी होते हैं, बहुत से इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास पैसा है और उनको खुद बिज़नेस करना इतना नहीं आता, वो ऐसे लोगों की तलाश में हैं जो बिज़नेस चला सकें। तो
और स्पेशली जो डॉक्टर वगैरह इस टाइप के लोग होते हैं वो कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो पैसे वाले हैं लेकिन उनके पास बिज़नेस का ना एक्सपीरियंस है ना उनके पास कोई एजुकेशन है बिज़नेस की कि वो बिज़नेस चला सके। कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल की हम बात करें तो कैपिटल रिप्रेजेंट करता है जो टोटल फंड्स अवेलेबल होते हैं, इनको यूज़ करते हुए जो है वो रन किया जाता है बिज़नेस को। और इसके अलावा अगर हम वर्किंग कैपिटल की बात करें, वर्किंग कैपिटल जो है वो इसमें कवर होता है डे टू डे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, जो रोज़मर्रा के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस वगैरह शामिल होते हैं वो इसके अंदर आ जाता है। बजटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अब अगर हम बात करें तो बजटिंग यानी कि बजट बनाया जाता है चीज़ों का। घर में भी हम बजट बनाते हैं और बजट गवर्नमेंट भी हर साल जो बजट आता है तो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी बजट बनाया जाता है, प्लान बनाया जाता है पूरा। और कंट्रोल भी होता है शामिल, क्योंकि कंट्रोल करना होता है इनकम के हवाले से और एक्सपेंसेस के हवाले से, ताकि जो एक्सपेंसेस हैं उनको कम से कम किया जाए और इनकम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए। और इससे फिर ये होगा कि लिक्विडिटी भी हो। अब लिक्विडिटी तब होती है एक कंपनी प्रॉफिट में तो है लेकिन होता क्या है कभी कभी वो लिक्विड नहीं होती, यानी कि उसके पास उसका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो उसके पास लिक्विडिटी का मसला आ जाता है। अगर उसका पैसा बहुत ज़्यादा कहीं फंसा हुआ है तो वो प्रॉफिट में तो खिलाई जाएगी लेकिन वहाँ लिक्विडिटी उसके अंदर लिक्विडिटी के इशू होंगे। तो लिक्विडिटी का को बेहतर बनाया जाए, प्रॉफिटेबिलिटी को भी और फिर सस्टेनेबिलिटी को भी, लॉन्ग टर्म वो भी सस्टेनेबिलिटी। सो नाउ दी समरी एंड रिवीजन। अब इस लेसन को समराइज़ करते हैं, थोड़ा रिवीजन करते हैं। तो अब इस लेसन के अंदर आपको जो है वो पढ़ाया गया, डेफिनेशन बताई गई बिज़नेस की और बिज़नेस का स्कोप जो है वो आपको बताया गया। डेफिनेशन मेन चीज़ तो ये कि जो प्राइमरी एम होता है प्रॉफिट अर्न करना होता है, लेकिन कुछ ऐसे बिज़नेस भी होते हैं जो कि नॉन प्रॉफिट होते हैं लेकिन उनको भी बनाने का मकसद यही होता है कि जो मेंबर्स हैं उनको सपोर्ट किया जाए। और इसके अलावा जो इसका स्कोप होता है उसके अंदर ये कि प्रोडक्शन होती है, ट्रेडिंग होती है और इसके अलावा सर्विसेज दी जाती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप होती है, इसमें जो है वो रिस्क टेकिंग वगैरह होती है लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क होता है शामिल। एथिक्स होते हैं, एथिकल अखलाकियात लाजमी है, बिज़नेस करें और अखलाकियात के साथ करें, प्रॉफिट अर्न करें और अखलाकियात के साथ करें ताकि लॉन्ग टर्म जो है वो बिज़नेस रन कर सकें, वरना तो फिर वो शॉर्ट टर्म रहेगा। ओनरशिप फॉर्म में हमने देखा कि मुख्तलिफ बिज़नेस होती है, सॉल्व प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। और इसके अलावा ये कि फ़ंक्शनल एरियाज़ हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि मार्केटिंग खुद एक फ़ंक्शन है और एचआर है और इसी तरह से फाइनेंस है। सो मुख्तलिफ जो है वो फंक्शनल एरियाज़ है। इसके अलावा और भी होते हैं जैसे कि आईटी वगैरह भी उसी के अंदर आ जाता है। ऑपरेशंस एंड मार्केटिंग लिंक की हम बात करें सो अंडरस्टैंड करना कि कैसे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ का इन्फ्लुएंस होता है ऑपरेशन के ऊपर, और ये ज़रूरी होता है, ये ज़रूरी है सक्सेस के लिए। अब अगर हम बात करें फाइनेंशियल डिसीजन इम्पैक्ट की, जब फाइनेंस की हम बात करते हैं तो फंड्स की जो है वो बात होती है। सो फाइनेंशियल चॉइस जो अफेक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर और ओवरऑल जो मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस है। तो अब जितनी भी आपको बताया गया है कोशिश की गई है कि प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ आपको बताया जाए ताकि ना सिर्फ आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सकें बल्कि आगे आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी आपको आसानी रहे। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है और ख़ास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।